आप एग्जाम टूर देख रहे हैं बिहार पुलिस को लेकर। यदि आपको आवेदन करना है तो आवेदन करने से पहले क्या क्या कागजात आपके पास होना चाहिए। वैसे विद्यार्थी, क्या इसमें बाहर वाले विद्यार्थी भी आवेदन करेंगे, यानी डोमिसाइल पर भी बातचीत करेंगे। और जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनको कितना आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इस पर भी बातचीत करेंगे। कई जगह पर करेक्शन है, यानी कई जगह पर जब आप आवेदन करिएगा तो कई जगह पर जो आयु में छूट दिया गया है वह उस तरीका से नहीं है, उसमें भी आयोग सुधार करेगी। तो ये वीडियो इस पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि आयोग तक भी ये बात पहुंचे और स्टूडेंट तक। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाला पिछला बार विवाद देखे हुएगा, उसमें नवीन सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बाद में एनसीएल ईडब्ल्यूएस हटाया गया। तो इस बार वह गलती आप नहीं करेंगे, फिर विवाद में आ जाइएगा। सब कुछ जानेंगे, तो जरूर आप देखें कौन कौन कागजात चाहिए, जाति आय निवास कब का होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कब का होना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं, चूंकि ये लोग आयु कम होता है, एनसीएल में भी गड़बड़ा जाते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी गड़बड़ा जाते हैं, जाति आय निवास भी गलत डाल देते हैं, 18B फॉर्म भी नहीं समझ पाते। शुरू से थोड़ा बताइएगा क्या क्या इनके पास चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे आवेदन करेंगे। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि होली से पहले बच्चों को होली का एक अलग खुशी आप दिए, जो भी इसकी योग्यता रखते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, क्योंकि 19,838 वैकेंसी कम नहीं होती है, अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी इसको। लेकिन मेरा छात्रों को कहना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम छात्र, देखिए ये नोटिफिकेशन है और देखा जाए तो ये 14 पेज का नोटिफिकेशन है। जो भी छात्र फॉर्म भरें एक बार नोटिफिकेशन खुद से पढ़ने का कोशिश करें, खुद से पढ़िएगा और एक एक चीज समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो छोटी छोटी जानकारी भी आपकी बढ़ेगी और अशुद्धि की संभावनाएं मिनिमम होगी। कहा जाता है कि अगर आप सही तरीके से फॉर्म भर दिए, खाली सही तरीके से फॉर्म भर दिए, तो आधा सफलता वहीं से सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि आप लाख फॉर्म भर दें, लाख आप तैयारी कर लें, अगर थोड़ा भी फॉर्म भरने में त्रुटि रह गई, सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। इसलिए एक बार नोटिफिकेशन खुद से पढ़ेंगे और हम तो कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने का। खास करके जहां हमको जोर देने का रहेगा, जहां अधिक से अधिक गलती छात्र करते हैं, उस पर हम विशेष जोर भी देंगे। पहले तो 18 मार्च से स्टार्ट होना है, 18 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, 18 मार्च से 18 अप्रैल। उसके बाद जो ये शैक्षणिक अर्हता की बातें कही जाती है, जो इसका मेन है। बाकी तो फिजिकल आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, ये तो जो फॉर्म भरते हैं वो सबको पता होता है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम इस पर चर्चा कर देते हैं कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, सीमांकन और हर चीज न्यूनतम बिना फुलाए कितना आपका होना चाहिए, तो सब चीज इसमें दिया हुआ है कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट कहा गया है। और वहीं पर अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया, हाँ 5 सेंटीमीटर। और SC ST कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए भी 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जाता है कि इसी में सीना के बारे में कहा गया है कि गैर आरक्षित यानी यूआर कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर और सीना फुला करके 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का दोनों के बीच गैप दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी न्यूनतम बिना फुलाए 81 और 86 दोनों के लिए सेम कंडीशन है। और SC ST पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और न्यूनतम फुला करके 84 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं। ये चीज इसमें भी कहा गया है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम अनिवार्य होगा। यानी कि 48 kg से कम की महिला अगर फॉर्म भरती हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम है। इस बार 12th पास है तो आवेदन कर सकते। हाँ बिल्कुल, इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है एक शैक्षणिक अर्हता में कि इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड जिसको मध्यमा बोलते हैं
निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। उम्र सीमा की जहां तक बात है, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म प्रमाण तिथि के आधार पर की जाएगी। इसमें गैर आरक्षित यानी यूआर कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल। अब यहाँ देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक गड़बड़ी है। एक गड़बड़ी विभाग के अभी बहुत कम वीडियो बनाए हैं जो इस बात पर रखे हैं, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से गड़बड़ी है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि यानी बीसी और ईबीसी मेल के केस में, पुरुष वर्ग के केस में कि अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की छूट यानी 18 से 27 साल, जबकि हम आज तक कभी भी 3 साल ही जाने हैं और 3 साल ही होना चाहिए, यानी कि 18 से 28 साल, 25 + 3 होना चाहिए। यहां आपका 18 से 27 साल दिया हुआ है, 2 साल का ही छूट दिया गया है। जबकि यहाँ फीमेल का अलग कर दिया गया है, फीमेल के लिए 3 साल का कंडीशन आपका दिया है। इस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है और मेरे ख्याल से इस पर हम सीएसबीसी सुधार लें या अच्छे से इसको आप पता कर लें। और SC ST के केस में सबको पता है कि 5 साल का एज का ग्रेस दिया जाता है। और आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष में की छूट स्पेशल दी जाती है। एक चीज इसमें और है कि जो आरक्षण का जो लाभ के बारे में बताया गया है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। यानी कि आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर, अगर आप हम मान लीजिए कैटेगरी के छात्र हैं लेकिन कैटेगरी का दावा नहीं करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, यूआर कैटेगरी में ही आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ भी एक झोल है। हाँ, या इसमें आपको है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों का ही को ही दे होगा। बिहार के बाहर के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनको जातिगत आधार पर जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। और आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा, यानी डोमिसाइल जरूरी है। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। और कह रहा है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, अब यहाँ समझना है, यहाँ आपको थोड़ा गौर करना है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटे के अंतर्गत ही दे होगा, इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद बताइए एक बार। सर देखिए, जो बिहार के यूआर की महिला है उनके साथ यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि अन्य जगह जो बच्चे जाते हैं वो यूआर में काउंट होते हैं। यहाँ अन्य स्टेट की जो महिला आएंगी यूआर महिला में भी काउंट होगी और यूआर पुरुष में भी काउंट होगी। बिल्कुल, यही इसका तात्पर्य यही है। तो यहाँ यूआर कैटेगरी के जो छात्र हैं, खास करके महिला अभ्यर्थी, तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी आएंगे यहाँ यूआर कैटेगरी के महिला में भी फाइट करेंगे, जो 35% का रिजर्वेशन आपको मिला है, और पुरुष अभ्यर्थियों में भी जाकर अगर बेहतर मार्क्स आ गया तो यहाँ पर भी सीट वो लेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है, इस बात को आपको समझना है बिहार के महिलाओं के लिए। और इसके बाद में बारे में लिखा है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र, ये तो हो ही गया, राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित यानी यूआर कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं लागू होगी। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसका कहने का यह मतलब है कि अगर अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के आप छात्र हैं, अदर स्टेट के, तो यहाँ पर आप यूआर कैटेगरी के थ्रू ही फॉर्म भरेंगे। अगर यहाँ के रिजर्वेशन में आप डाल दिए तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधा सा सारांश इसका यही है। लेकिन महिला में सुस्ती सुस्ती बरती गई है यहाँ पर। इसके अलावा कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के आलोक में 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सबको पता है कि यहाँ 35% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता के दशा में, यानी कि अगर योग्य महिला अभ्यर्थी 35% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, अगर वो उपलब्ध नहीं सरकार को हो पाता है तो उस कोटिवार
35% के महिला अभ्यर्थी के बदले में पुरुष अभ्यर्थी को सीट दे दिया जिस कोटि में जिस कोटि में होगा। यही इनका कहने का सारांश है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है 2% उनको क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा SC ST के केस में अभ्यर्थियों को विविध पत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास या मूल डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि SC ST के केस में जाति प्रमाण पत्र आप दे दीजिए, मूल डोमिसाइल दे दीजिए, काम चलेगा। और पिछड़ा वर्ग यानी BC एवं EBC आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब यहां पर समझना है, एक होता है क्रीमीलेयर, दूसरा है नॉन क्रीमीलेयर। अगर 8 लाख जो इनकम फिक्स किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, अगर उससे ज्यादा का इनकम आपके फादर को है तो आप क्रीमीलेयर के अंतर्गत आएंगे, वहां आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और 8 लाख से कम का इनकम दिखाते हैं तो आप NCL तभी आपका बनेगा और तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को समझना होगा कि NCL क्या होता है और CL क्या होता है, क्रीमीलेयर क्या होता है। इस चीज को समझ करके इसी के आधार पर सर्टिफिकेट बनाएं। दूसरा और बात को समझना होगा कि जब भी ये सर्टिफिकेट बनाए, फॉर्म भरने के लास्ट डेट के 1 साल के अंदर होना चाहिए आपका NCL बना हुआ। अगर 1 साल के बाहर का NCL बना हुआ है तो इसके लिए 2017 के प्रावधान के अनुसार फॉर्म 18B का स्पेशल प्रावधान किया गया है। हमको लगता है कि उस लफड़ा में आप क्यों पड़ेंगे, लोचा हो जाएगा। 1 महीना का समय आपके पास है, आप अभी का नया बना लीजिए। और अगर 1 साल के अंदर का लास्ट डेट के पहले के 1 साल के अंदर का बना हुआ है तो आपका काम चलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसको हम खास करके इसलिए कह रहे हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ऐसा परिस्थिति आए ही नहीं, इसके लिए अभी से आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। समझ गए इस बात को? इसके अलावा जो EBC कैटेगरी के EWS कैटेगरी के छात्र हैं, उनके बारे में कहा गया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2019 के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षित कोटि के प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ का दावा नहीं कर सकते, यानी EWS में अदर स्टेट का। हाँ, विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं जो भी विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं, 2 चीज इनको समझना है कि आपको अपने पिता के यहां से जाति बनाना होगा, यानी डोमिसाइल वहां का देना होगा। और आय प्रमाण पत्र अपने पति के यहाँ का, अगर शादीशुदा है तो अपने पति का यहाँ का देना होगा। अगर शादीशुदा महिला नहीं है तो अपने पिता के यहाँ से सब चीज आपको बना करके देना होगा। वही चीज कह रहा है कि विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के आय यानी इनकम सर्टिफिकेट अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट पति का और आवास सर्टिफिकेट पिता का, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा, यानी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये हो गया। इसके अलावा लिखित परीक्षा का जो आपका प्रारूप दिया है कि इसका सब्जेक्ट, इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सिलेबस की बात कही जाए तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान SST, इसके अलावा साइंस में आपका भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले, जो कि GS से रिलेटेड पूछा जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अलावा GS पूरा आपका हो गया, होल GS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इसको CSBC के वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। ये लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का प्रश्न पत्र जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए होंगे। इसमें
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं दिखाया गया है। और इसमें अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में 1 साल तक कार्बन कॉपी का आपका सुरक्षित रखा जाएगा और 30% मिनिमम मार्क्स लाना इसमें मतलब 1 साल तक सुरक्षित रहे, आप चाहे तो हाँ, और 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, 1 लाख के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज कहा गया है कि जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाएंगे, खास करके महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में कहा गया है कि गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को एक शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा और गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपको पहले से ये बात क्लियर करना पड़ेगा और उस परिस्थिति में आपको फिजिकल एग्जाम से वंचित रखा जाएगा और इसका फाइनल सिलेक्शन फिजिकल के आधार पर ही तय होगा। इस बात को आपको समझना होगा। लिखित क्वालिफाई। हाँ बिल्कुल। और इसमें सब आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि दौड़ के लिए कितना मार्क्स आपका होगा, गोला फेंक के लिए कितना मार्क्स होगा। दौड़ के लिए आपका अधिकतम 50 अंक दिया है, गोला फेंकने के बारे में दिया है 25 अंक, उसमें भी 4 मिनट से कम वगैरह वगैरह कंडीशन आपका दिया है। सभी कोटि के लिए कितना आपको गोला फेंकना है, कितना दूर तक, तो उसमें कितना अंक मिलेगा इसका प्रावधान। ऊंची कूद के लिए 25 अंक। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है डिटेल। और हमको लगता है कि जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं सबको ये बात पता हो। तो अब सबसे मेन चीज पर आते हैं, नहीं दस्तावेज कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस पर हम आते हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य है कि वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि जिसमें फोटो आपका रहता है, एक वो लगेगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र जिसमें मैट्रिक अथवा समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लगेगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र लगेगा। SC ST के केस में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र लगेगा। BC एवं EBC आरक्षण वर्ग का अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित यानी नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट लगेगा। और 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने में फॉर्म 18B का जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं वो लगेगा। और स्वतंत्रता सेनानी के केस में आपका दिया हुआ है कि जिला पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर से निर्गत सर्टिफिकेट लगेगा। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र लगेगा। EWS के केस में दिया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस बात को गौर करना है कि वित्तीय वर्ष 23 के साथ संलग्न अनुसूची 1 में निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र इतना देना, ये सब सारा कुछ आपको देना होगा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते रिजल्ट को लेकर, कैसे आएगा आवेदन? तो 18 से 18 तक। बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट के लिए तो सबसे बड़ी बात तैयारी की हो जाती है। आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 10th में का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप 9 10th पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। मेरा मानना है अगर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का NCERT ऑब्लिग SCERT आप देखेंगे कि SCERT की अगर हम बात करेंगे तो 90% चीजें कंप्लीट NCERT का ही प्रारूप है। वो SCERT आपका कुछ बिहार के टॉपिक को खासा फोकस किया गया है। यानी कि अगर आप क्लास बिहार सरकार के द्वारा क्लास 6 से 10वां तक का सब सब्जेक्ट का अलग अलग बुक्स का स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा मैथ अलग से पढ़ लेते हैं, हिंदी अलग से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश अलग से पढ़ लेते हैं, 100% आपका काम चल जाना है, बहुत परेशानी नहीं होना है। और इंडिया का सबसे वही मेरा प्रश्न था, सबसे सस्ता फीम इंडिया का सबसे सस्ता बैच जस्ट होली के तुरंत बाद मात्र 299 रुपये में पूरा बिहार पुलिस का तैयारी हम कराएंगे। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कराएंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। 4-5 दिन का डेमो क्लासेस ऐप पर हम ओपन कर देंगे। डेमो अच्छा लगेगा तभी आगे आप उस बैच को बाय कीजिएगा, नहीं तो बाय करने की जरूरत नहीं होगी। सर थोड़ा सा बुक को लेकर, चूंकि इस बार अलग अलग प्रश्न पूछा गया था, क्या वो जो बुक आएगा उसमें अलग अलग रहेगा? सर सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो हमारी बुक आती है उसमें क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए उपलब्ध होगा,
प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपके लिए उपलब्ध होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से ले लें, रुक्मिणी प्रकाशन का, और अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। इससे क्या होगा कि आगे आपको तैयारी करने में बिल्कुल मदद मिलेगी, तब जाके आप प्रैक्टिस का सहारा लें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।